दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार दुबे एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं आपको विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने कैसे अपने चालाकी और सूझबूझ से Su-30 लड़ाकू विमान से अपनी और अपने साथी की जान बचाई। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये कहानियां सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको हम इंटरनेट और किताबों की मदद से आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। चेहरे पर जब खून का स्वाद चखा। विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान, पोखरण, राजस्थान। 19 फरवरी 2013। उनकी दोनों आंखें बंद थी। दोनों बंद आंखों के बीच गहरे घाव से खून बहकर उनके आधे चेहरे पर फैल रहा था। वह स्ट्रेचर पर सीधे लेटे हुए थे और उनका सिर गले में बांधे जाने वाले पट्टे से बंधा होने के कारण हल्का सा एक ओर को झुका हुआ था। वह पट्टा अभी कुछ मिनट पहले ही उनके गले में लपेटा गया था। जोधपुर हवाई अड्डे पर ऑफिसरों के बीच से चलते हुए अवंतिका अग्रवाल बेहद शांत नजर आ रही थी। वह 6 महीने की गर्भवती थी और उन्हें पता था कि वह शांत रहने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती है। एयरफोर्स के कर्मचारी सावधानी से उन्हें देख रहे थे और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार थे। अवंतिका स्ट्रेचर की ओर कुछ और कदम बढ़ी। उन क्षणों में उन्हें खुद को संभाल कर और समेट कर रखना था। सर्दियों की शाम थी। उनके पति के चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और खून बह रहा था। उसी समय अवंतिका ने एक चीज देखी, वो मुस्कुरा रहे थे। विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान ने उस सप्ताह अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं देखा था। थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर बेहद हाई अलर्ट था। देश भर के लड़ाकू विमान पहली बार अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए वहां आए हुए थे। इस अभियान का नाम आयरन फीस्ट रखा गया था और यह कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला था। इस अभियान के लिए पोखरण को चुना गया था। ये जगह कई साल पहले देश के भूमिगत परमाणु परीक्षणों के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाई रही थी। आयरन फीस्ट का परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें हवाई ताकत का ऐसा प्रदर्शन होना था जिसमें असली हथियारों का इस्तेमाल होने वाला था। एक सुरक्षित दूरी से आयरन फीस्ट को देखने के लिए बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें देश का नेतृत्व, कई देशों के राजनयिक और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की प्रेस शामिल थी। इसका मकसद भारत के पड़ोसी देशों तथा दुनिया को ये दिखाना था कि शांतिप्रिय देश अभी भी उन देशों को नाको चने चबवा सकता है जो उसकी शांतिप्रियता को उसकी कमजोरी मानने की भूल कर रहे हैं। इस तरह के सैन्य अभ्यासों को अक्सर राजनीतिक रूप से भड़काने वाली कार्रवाई कहा जाता है, लेकिन वायुसेना के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। आयरन फीस्ट में 100 से अधिक विमान उड़ान भरने वाले थे और इसमें किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रेगिस्तान में होने वाले इस शक्ति परीक्षण में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से MiG-21, मिराज और अंबाला से जगुआर लड़ाकू बमवर्षक विमानों को भाग लेना था और इनमें रोंगटे खड़े कर देने के लिए एक और लड़ाकू विमान को भी भाग लेना था, जो बेहद सटीक तरीके से बमबारी करेगा। वह था भारतीय वायुसेना का सर्वाधिक मजबूत और अग्रिम पंक्ति का रूसी सुखोई Su-30 MKI। इन्हीं सुखोई में से एक लड़ाकू विमान को विंग कमांडर चौहान और उनके साथी पायलट स्क्वाड्रन लीडर AR टमटा पिछले मंगलवार को 19 फरवरी 2013 को उड़ा चुके थे। स्क्वाड्रन लीडर टमटा लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे तो विंग कमांडर चौहान उस समय पिछले कॉकपिट में हथियार प्रणाली ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। देश के सबसे बड़े लड़ाकू विमान में 100 किलोग्राम के 18 बम फिट किए गए। हर विंग पर 6 और 6 विमान के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए गए थे। दोनों पायलटों को नाइट ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए मंजूरी मिल गई थी, जिसमें 7000 फीट पर बॉम्बिंग रन करना था। बॉम्बिंग रन किसी फ्लाइट के उड़ान मार्ग का वह बिंदु होता है जहां पर पोजीशन लेकर विमान को बम बरसाने होते हैं। थार के रेगिस्तान में अभी भी ठंड थी और सूरज नजर नहीं आ रहा था। उसी समय जेट विमान जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य रनवे पर गरजते हुए उतरा। रेगिस्तान में ही एयरबेस पर अपने घर में गौरव की पत्नी अवंतिका को पता था कि उस शाम उनके पति जेट को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। वह हर रोज विमान उड़ाते थे। पायलटों के परिवार के अधिकतर सदस्यों के साथ ऐसा होता है। अवंतिका ने भी सुखोई के 2 विशाल NPO सैटर्नियर 3-1 FP इंजनों के गरजने की आवाज सुनी और दिमाग को ये संदेश पहुंच गया कि उनके पति अब आसमान में हैं।
हर रोज ऐसे हालात में एक बेचैनी सी हो जाती है, और यह बेचैनी तब तक रहती थी जब तक कि जेट के बेस पर लौटने की आवाज सुनाई नहीं दे जाती। यह रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया था। थार रेगिस्तान के ऊपर हवा में विंग कमांडर चौहान और उनके साथी पायलट ने तुरंत SU-30 को 6,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यही उनकी निर्धारित उड़ान ऊंचाई थी। स्क्वाड्रन लीडर टम्टा पिछले कॉकपिट की अगली सीट पर बैठकर जेट को संभाल रहे थे। विंग कमांडर चौहान ने तेजी के साथ बॉम्बिंग रन के लिए सभी पैरामीटर को प्रोग्राम किया। बम चंदन रेगिस्तान रेंज के ऊपर गिराए जाएंगे। उस शाम रेगिस्तान के ऊपर आसमान में SU-30 केवल एक अकेला जेट नहीं था। दूसरे विमान भी हवा में थे, जो 4 दिन बाद होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अभ्यास कर रहे थे। विंग कमांडर चौहान जानते थे कि आसमान में बाकी 2 विमानों की भी उस समय हिस्सेदारी थी। एक था जगुआर, जिसे विंग कमांडर चौहान के अकादमी में कोर्स में साथी रहे पायलट उड़ा रहे थे। वह भी बॉम्बिंग रन पर थे। बाकी दूसरा विमान इजराइल निर्मित हेरोन निगरानी ड्रोन था। उसमें थर्मल नाइट विजन कैमरे और सिंथेटिक अपर्चर राडार लगे थे और उसे बॉम्बिंग रन को रात के समय फिल्माने के लिए भेजा गया था। विंग कमांडर चौहान ने विमान के मिशन कंप्यूटर की मदद से रुकने के लिए जगह का चुनाव किया और जेट के नक्शे में हथियारों को गिराने के लिए निशाने को चुना। निशाना काफी सावधानी से चुना जाता है। निशाने को चुनकर एक लंबा वर्क बनाया जाता है। बम इन्हीं वर्क के अनुसार जमीन पर हमला करते हैं। नेविगेशन डाटा को चालू किया गया और जेट को बॉम्बिंग रन के लिए ऑटो पायलट मोड में डाल दिया गया। हथियार छोड़ने के समय पायलट स्क्वाड्रन लीडर टम्टा को अपनी फ्लाइट स्टिक पर फायर ट्रिगर को दबाना होगा। जब स्क्वाड्रन लीडर टम्टा ने बटन को दबाया और उसे कुछ क्षण तक दबाए रखा तो पहला बम गिरना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बम गिरना शुरू नहीं हुआ। SU-30 एक बड़ा भारी ट्रक जैसा जेट है। यह आसानी से हिलता नहीं है, लेकिन जब स्क्वाड्रन लीडर टम्टा ने ट्रिगर को नीचे दबाया तो विंग कमांडर चौहान को 2 बातों का अनुभव हुआ। एक बेहद तेज रोशनी की चमक, इतनी तेज चमक कि जब कुछ क्षण के लिए उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें सफेद ही सफेद दिख रहा था, और दूसरा भारी जेट अपने रास्ते पर बहुत ही बुरी तरह हिल गया। दोनों पायलटों को ये समझ में आ गया कि अभी अभी कुछ बुरा हुआ है। लड़ाकू विमान के दाएं विंग में लगाए गए बम विमान से नीचे गिरे बिना ही फट गए थे। इससे विंग का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और बहुत तेज गति से मलबा लड़ाकू विमान की छत से टकराया और कॉकपिट में घुस गया। इन कुछ क्षणों को बाद में एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने इस प्रकार से दर्ज किया: विमान आग के एक विशाल गोले में बदल गया और बीच में कई टुकड़ों में टूट गया। बाद में जो विस्फोट हुआ था उनके बीच से होकर गया और विमान नीचे की ओर गिरने लगा। विमान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। विंग कमांडर चौहान ने विमान के कॉकपिट की टूटी हुई छतरीनुमा छत के टुकड़े सीधे अपने चेहरे पर महसूस किए। उनके हेलमेट का अगला हिस्सा भी टूट गया, जिसको धूप से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक हिस्सा ठीक उनके चेहरे के बीच के हिस्से को काटता चला गया, लेकिन उन्हें उस समय इसका पता नहीं चला। इसी बीच बेहद तेज गति से हवा भीतर आ रही थी और वह किसी तूफान की तरह थी। इससे दोनों पायलट एक दूसरे से बात करने की हालत में नहीं थे। दोनों एक दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर थे, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। विंग कमांडर चौहान और स्क्वाड्रन लीडर टम्टा जब सुखोई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे तो उसी समय बीच हवा में विमान बिखरना शुरू हो गया था। थार रेगिस्तान के ऊपर अंधेरे में तभी उन्हें कोई चीज अपनी ओर बढ़ती नजर आई। विमान का एक विंग अभी टूट चुका था और विमान का ढांचा बेकार हो चुका था, और इससे भी बुरी चीज उन दोनों पायलटों के साथ होने वाली थी जो सीट बेल्ट बांधे अपनी सीटों से हिल नहीं पा रहे थे। एक विमान सीधे उनकी दिशा में आ रहा था। दोनों को बाद में पता चला कि यह हेरोन ड्रोन था जो सीधे उनके पास आकर दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ड्रोन उनसे टकराता, SU-30 के सामने का हिस्सा जमीन की ओर हो गया था और वह नाक के बल नीचे गिरने जा रहा था। विमान अजीब तरीके से गोल गोल सा घूमते हुए थार रेगिस्तान में तेजी से नीचे गिर रहा था। टूटी छत से तेज हवा के साथ विस्फोटक की गंध आई। पहली बार विंग कमांडर चौहान को यह बात पक्की हो गई कि बम विमान में ही फट गए थे। तब तक विंग कमांडर चौहान ध्वस्त होते जेट में से कम 3 बार निकलने की कोशिश कर चुके थे।
लेकिन विमान तेजी से घूम रहा था और तेज हवा उन्हें अपने इंजेक्शन हैंडल तक हाथ ही नहीं पहुंचाने दे रही थी। अब तक लड़ाकू विमान के गिरने की गति और भी खतरनाक तरीके से तेज हो चुकी थी। आखिरी कोशिश करते हुए विंग कमांडर चौहान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कॉकपिट की रेलिंग को पकड़ लिया, जो उस समय बेहद गर्म थी, और वह इंजेक्शन हैंडल को खींचने में कामयाब हो गए। कुछ ही सेकंड के बाद दोनों पायलट अपने एनपीपी जेवेजा के 36 डीएम इजेक्शन सीटों से बाहर निकल गए। उनके पैराशूट तुरंत खुल गए, जमीन से दूरी काफी कम रह गई थी। विंग कमांडर चौहान ने अपने पैराशूट की बेल्ट को बहुत कसकर पकड़ रखा था और वह अपनी पोजीशन बदलकर स्क्वाइन लीडर टम्टा को ढूंढने की हालत में भी नहीं थे। स्क्वाइन लीडर उनसे ज्यादा पीछे नहीं थे और वह भी नीचे आ रहे थे। जब वे रेगिस्तान के अंधेरे में नीचे उतरे तो एक और डर ने उन्हें जकड़ लिया। विंग कमांडर चौहान को याद था कि उनके कोर्स के साथी भी इसी इलाके में इस समय जगुआर को उड़ा रहे हैं और शायद वो बॉम्बिंग रन के लिए बढ़ रहे होंगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की उम्मीद लगाई कि शायद ग्राउंड कंट्रोल को पक्का पता चल चुका होगा कि क्या हुआ है और वह जगुआर को इस इलाके में बम नहीं गिराने का निर्देश दे चुका होगा। किस्मत अच्छी थी कि जमीन पर वायुसेना अधिकारियों को तुरंत SU-30 के साथ हुए हादसे का पता चल गया और उन्होंने चंदन रेंज के ऊपर आसमान को खाली करा लिया। जगुआर में गौरव के साथी को ग्राउंड कंट्रोल ने अभी जो बताया था उसे सुनकर वह चिंतित हो उठे थे। वह बम बरसाए बिना बेस में लौट आए। मानव रहित हेरोन ड्रोन हादसे का शिकार होने से बाल बच गया था, लेकिन वह हवा में बना रहा। उसका हर कैमरा और सेंसर एक सेकंड तबाह होते SU-30 की ओर थे। थार के ऊपर घना अंधेरा था और ड्रोन खामोशी के साथ उस भीषण हादसे को रिकॉर्ड करता रहा। डाइविंग से उठती आग की लपटें पत्ते की तरह घूमते हुए गिरता सुखोई जैसा विशाल जेट, जलते विमान में से पायलटों का निकलना और सबसे अधिक आहत करने वाला दृश्य था जलते हुए मलबे का विंग कमांडर चौहान और स्क्वाइन लीडर टम्टा के पास गिरना। उस समय वे पैराशूट से नीचे कूद रहे थे और जलता हुआ कुछ मलबा उनके बेहद पास था। जरा सा संपर्क में आने से सिंथेटिक सामग्री से बना पैराशूट नष्ट हो जाता। दोनों पायलट अंधेरे में नीचे उतर रहे थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि नीचे जमीन कितनी दूर है। दोनों पायलटों को एक दिन पहले का दृश्य अचानक याद आ गया। C-130J सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान से पोखरण के ऊपर पैराड्रॉप होना था। सेना के पैराट्रूपर्स नीचे कूदे थे और चोट से बचने के लिए वे तेजी से लुढ़कते चले गए थे। संयोग ही कहिए कि दोनों पायलटों ने एक साथ ही ऐसा करने का फैसला किया। केवल वे अपने नीचे की जमीन नहीं देख पाए, नीचे जमीन कुछ ऊपर की ओर उठी हुई थी। विंग कमांडर चौहान ने अपने नीचे उतरने के रास्ते में एक कुआं देखा। इमरजेंसी पैराशूट जिंदगी को बचाने वाला उपकरण होता है और इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता। अच्छे फंसे। उन्होंने सोचा कि मैं अभी SU-30 की लेफ्टो से निकल कर आया हूं और अब सीधे कुएं में गिरने जा रहा हूं। उन्होंने पैराशूट की दिशा बदलने की भरपूर कोशिश की। एक बार तो उन्हें लगा कि यह उनकी कोरी कल्पना है और शायद सदमे की वजह से उन्हें बेवजह चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुआं तो उनके साथ साथ ही चल रहा था। जमीन से वह मात्र 30 फीट नीचे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वह कुआं समझ रहे थे असल में वह पैराशूट की परछाई थी। टम्टा ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें भी एकदम इसी तरह का भ्रम हो रहा था। रेत में पैर टिकते ही दोनों पायलट लुढ़कते चले गए। तब तक विंग कमांडर चौहान को अपने चेहरे पर खून का स्वाद महसूस होने लगा। उन्होंने जल्दी से यह जांचा परखा कि वे ठीक ठाक हैं या नहीं। उनके हाथ पैरों और बाकी अंगों को कोई बाहरी चोट नहीं लगी थी। उनकी कमर भी ठीक थी। रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट नहीं थी, जो कि एक लड़ाकू विमान से इमरजेंसी में निकलने पर बेहद आम बात होती है। सेना की भाषा में कहें तो वह पूरे के पूरे साबुत थे। विंग कमांडर चौहान ने इसके बाद अपने फ्लाइट सूट की मोटी सी जेब में से सेल फोन निकाला और जल्दी से अपने चेहरे का एक वीडियो शूट किया। आंखों के बीच के हिस्से में गहरा कट लगा था और वहां से खून बह रहा था। उनका बायां हाथ बुरी तरह जल गया था। शायद ये जेट से निकलने के दौरान एयर स्कूप को पकड़ने के कारण हुआ होगा, जिसमें से उस समय तेज गर्म जलती हुई हवा निकल रही थी। वह भीतर तक हिल गए थे और खून निकल रहा था, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि वह सुरक्षित हैं और जिंदा बच गए हैं। विंग कमांडर चौहान अपनी पत्नी को बताना चाह रहे थे, इस उम्मीद में कि वह इस खबर को सबसे पहले उनके ही मुंह से सुने। उन्होंने उन्हें संदेश भेजा, इजेक्टेड आई एम ओके।
जोधपुर में अवंतिका को इसका पता नहीं चला था। उन्होंने उसी समय अपने पति को फोन किया था। बार बार वह उनका नंबर मिला रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे थे। उधर रेगिस्तान में उनके फोन की बैटरी कम थी और उन्हें अपने सेल फोन से लाइट की जरूरत थी, ताकि वह बचाव के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके। हेरोन अभी भी ऊपर मंडरा रहा था और उसी के सहारे बचाव हेलीकॉप्टर ने उन्हें ढूंढ लिया था। हेलीकॉप्टर उनसे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उतर चुका था। हेलीकॉप्टर कई बार दोनों पायलटों की लोकेशन के ऊपर से गुजरा था, लेकिन वह उनकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पाया था। विंग कमांडर चौहान को याद है कि वे रेगिस्तान में बार बार अवंतिका के फोन कॉल्स को काट रहे थे, ताकि वह हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके। आखिरकार उन्होंने अवंतिका का फोन उठाया। अवंतिका ने भरसक कोशिश की कि उनकी आवाज में किसी तरह की चिंता न झलके, लेकिन उन्हें याद है कि वह खुद को रोक नहीं सकी। उनके पति के संदेश ने कुछ राहत दे दी थी, लेकिन वे अभी भी वहां थे और अभी भी सुरक्षित नहीं थे। फोन के दूसरी ओर विंग कमांडर चौहान ने बड़े आराम से अपनी पत्नी को बताया कि वह ठीक है और अब वह फोन करना बंद कर दे। दोनों पायलटों को वहां से उठाकर स्ट्रेचर पर बेस में लाया गया। बेस में विमान हादसे से काफी अफरा तफरी पहले ही मची हुई थी। इसे राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन चैनलों पर एक राजनीतिक और राजनयिक महत्व की घटना के रूप में दिखाया जा रहा था। दोनों पायलटों को बहुत अधिक चोटें नहीं लगी थी और उनके कुछ जले हुए अंगों का इलाज किया गया, लेकिन दोनों पायलटों को ये सोचकर राहत मिली थी कि वे ठीक होने के बाद फिर से विमान उड़ा पाएंगे। वर्ष 2013 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान को बहादुरी के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप दिए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी बहादुरी का कुछ यूं जिक्र किया गया था। ऐसे पूर्व में विमान आग के गोले में बदल गया और पायलट को इसके बारे में पहले कोई सूचना नहीं मिली। ऐसे में विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान ने अभूतपूर्व हिम्मत के प्रतिशत गति से निर्णय लेने की क्षमता और स्वयं और पायलट के सदस्य को विमान से बाहर निकालने में अभूतपूर्व का परिणाम दिया। यदि जिंदगी और मौत की परिभाषा पूछनी हो तो एक लड़ाकू विमान में उड़ान के समय पैदा हुई इमरजेंसी से बढ़िया कोई स्थिति नहीं हो सकती। विंग कमांडर चौहान जैसे पायलट ने ऐसे हालात का सामना किया है जहां उन्हें कुछ ही सेकंड के भीतर फैसले लेने होते हैं। आग के एक गोले में बदल चुके और जमीन की ओर गिरते लड़ाकू विमान में क्षण के लाखवें हिस्से में भी कोई फैसला टालना जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा ने अपने MiG-29 में बेहद मुश्किल और रोंगटे खड़े कर देने वाली इमरजेंसी का मुकाबला किया था। वह ऐसे फैसले पर पहुंचने वाले थे जो उनकी जान ले सकता था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अपने फैसले को सही ठहराने की उनमें एक भीतरी ताकत और कुशलता है। विंग कमांडर चौहान के पास विमान में बने रहने का रास्ता कभी था ही नहीं। आपात स्थिति एक समान थी, लेकिन यह विमान ऐसा था जिसे किसी भी सूरत में बचाया नहीं जा सकता था। उनके पास एक ही रास्ता था कि या तो वह हालात के सामने हार मान ले और विमान के साथ जमीन पर गिरने से पहले भस्म हो जाए, या अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर तबाही की ओर बढ़ते विमान से बाहर निकल जाए। गौरव और अवंतिका के घर में हादसे के 3 महीने बाद बेटा हुआ। विंग कमांडर चौहान को फिर से विमान उड़ाने के योग्य घोषित करने में कई महीनों का समय लग गया। युवा लड़ाकू विमान पायलट के लिए वे बड़े चिंता के दिन थे। अवंतिका याद करती है, मुझे याद है मैं कॉकपिट में फिर से जाने की उनकी ललक को देखकर हैरान होती थी। हादसे को 1 साल से ज्यादा हो गया था, तब जाकर उन्हें फिर से विमान उड़ाने की मंजूरी मिली और वह इतने रोमांचित थे। मुझे तो लगता है कि एक फाइटर पायलट हमेशा ही फाइटर पायलट रहता है। उस हादसे के समय अवंतिका गर्भवती थी और उन्होंने जिस मजबूती के साथ उसका सामना किया, उसकी उन पर कभी न मिटने वाली छाप पड़ गई। वह बताती है, मैं नहीं सोचती थी कि हादसे से मुझ पर कोई ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन हादसे के बाद जब गौरव पहली बार रात में फ्लाइंग के लिए गए और जब अचानक फोन की घंटी बजी तो मुझे इसका एहसास हुआ। फोन की घंटी की आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं पसीना पसीना हो गई। गौरव ने ऐसे ही बात करने के लिए फोन किया था, क्योंकि वह तब तक फ्लाइंग के लिए गए नहीं थे। मुझे याद है, मैंने उनसे कहा कि उस समय में फोन मत किया करो जब मैं सोच रही होती हूँ कि तुम आसमान में विमान उड़ा रहे होगे, क्योंकि उस समय फोन आने का मतलब मुझे बुरी खबर से ही लगता है और मैं अब तनाव को अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती।
भारतीय वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ये पता लगाने में सालों लगेंगे कि उस रात खार रेगिस्तान के आसमान में विमान में क्या गड़बड़ हुई थी। विमान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान से हटा लिया गया, लेकिन केवल भारतीय वायुसेना को ही यह पता चलेगा कि दोनों पायलट उस रात कैसे आग के गोले में बदल चुके विमान के साथ जिंदा भस्म होने से बच गए थे। अवंतिका पायलटों और योद्धाओं के परिजनों को एक सलाह देती है, मैंने खुद ये देखा है कि हमारे लड़ाकू पायलट किस तरह से काम करते हैं, वे कितने तनाव में काम करते हैं, और इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इन पायलटों के परिवारों को हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और साथ ही सकारात्मक सोच रखने की भी। सामान्य नियम हमारे लड़ाकू बलों पर लागू नहीं होते, वे कभी लागू नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। ये कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। Thank you for watching the story. If you like the story, then please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos with your friends. Stay tuned for more upcoming stories. Jai Hind.